students, welcome to another class of MA Previous Sociology, Paper 2, Unit 2. आज की क्लास में हम कार्ल मार्क्स की जो सैद्धांतिक योगदान है समाजशास्त्र को, उनकी एक आलोचनात्मक विवेचना करेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, क्रिटिसिज्म आलोचना। कार्ल मार्क्स एक ऐसे सिद्धांतकार हैं, एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी के दार्शनिक चिंतन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ा समझा नहीं जाता है। लेकिन जहाँ तक कार्ल मार्क्स के योगदान की बात है, उनके सैद्धांतिक योगदान की बात है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को समझने की दृष्टि से उनके विचार महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। और समाज की जो संरचना है, समाज की जो बनावट है और समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, उनके बीच के पारस्परिक संबंध और संघर्षों की बहुत ही शानदार विवेचना कार्ल मार्क्स करते हैं। लेकिन मार्क्स को जितना पढ़ा और समझा गया है, उतना ही उनकी आलोचना भी की गई है, उनकी समीक्षा भी की गई है। और मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना के बाद अब हम तार्किक रूप से उस चरण पर पहुंच गए हैं जहां हम उनके विचारों का एक तार्किक विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज हम मार्क्स का जो हमने सैद्धांतिक योगदान पढ़ा है, उसका एक तार्किक विश्लेषण करेंगे, आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, उनके आलोचकों द्वारा दिए गए तर्कों को देखेंगे और फिर उन तर्कों की रोशनी में हम कार्ल मार्क्स के विचारों की समीक्षा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो प्रमुख आलोचनाएं कार्ल मार्क्स की हैं, वे निम्नानुसार हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन्स पर इस समय देख पा रहे हैं। पहली आलोचना उनके इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को लेकर के है, उनके आर्थिक निर्धारणवाद को लेकर के है। इसके अलावा जो वो दो वर्गों की बात करते हैं कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, जैसा कि उनके आलोचक कहते हैं, उस बिंदु पर भी हम उनकी आलोचना करेंगे। उसके अलावा जो उनका पूंजीवादी समाज में जो वर्किंग क्लास की या श्रमिकों की जो स्थिति का वो वर्णन करते हैं, उसको भी उनके आलोचक कुछ सीमा तक अनरियलिस्टिक मानते हैं, बहुत सही नहीं मानते हैं। तो अनरियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़, इस आधार पर भी उनकी आलोचना की जाती है। फिर द डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर जिस तरह से कम्युनिज्म या साम्यवाद दुनिया भर के अनेक देशों में जिस तरह से उसका पतन हुआ, उसको लेकर के भी कार्ल मार्क्स की आलोचना की जाती है। द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जिस तरह से पूंजीवाद के ख़ात्मे का ऐलान किया था कार्ल मार्क्स ने, उसके विपरीत हम देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में पूंजीवाद का तेज़ी से विकास और प्रसार हो रहा है। यहाँ तक कि जो देश पहले साम्यवादी थे या एक बंद तरह की व्यवस्था जहाँ हम देखा करते थे, वहाँ भी पूंजीवाद और बाज़ार अर्थव्यवस्था का तेज़ी से प्रसार होता हमें दिख रहा है। तो जो वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसके आधार पर भी मार्क्स की आलोचना की जाती है। और अंत में कुछ उनकी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, या जिसे कहें कि बहुत ही प्रचलित जो उनकी आलोचना है, वो यह है कि वो एक यूटोपियन थिंकर हैं, अर्थात जो एक काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं या आदर्श लोक की कल्पना करते हैं, जैसा कि वास्तविकता में हो नहीं सकता। जिस तरह के समाज की, जिस तरह के साम्यवादी समाज की उन्होंने कल्पना की थी, वैसा वास्तविक धरातल पर समाज नहीं हो सकता। और दुनिया के जितने भी समाज रहे हैं, जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं, किसी में भी कभी भी पूर्ण साम्य नहीं पाया गया है।
तो इस आधार पर भी कार्ल मार्क्स की आलोचना की जाती है। तो हम इन्हीं बिंदुओं पर देखने की कोशिश करेंगे कि कार्ल मार्क्स के आलोचक क्या कहते हैं और कार्ल मार्क्स के का अपना जो विश्लेषण है वह उन आलोचनाओं की कसौटी पर कहाँ ठहरता है। तो सबसे पहली आलोचना की चर्चा करेंगे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, आर्थिक निर्धारणवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्क्स ने जो आर्थिक संरचना है उसको किसी भी समाज की मूल संरचना माना है और यह कहा है कि आर्थिक संरचना किसी भी समाज का आधार होती है और शेष सभी संरचनाएं इसी आर्थिक संरचना पर निर्भर करती हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का कारण भी आर्थिक परिवर्तन को ही बतलाया है और वो कहते हैं कि जैसे ही आर्थिक संरचना में बदलाव होता है वैसे ही समाज की अन्य संरचनाओं में भी बदलाव होता है। उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है, लेकिन वर्ग को भी उन्होंने आर्थिक आधारों पर ही परिभाषित किया है। तो इस तरह से उनके आलोचक जो हैं वह उनके जो आर्थिक कारकों को अतिशय महत्व कार्ल मार्क्स देते हैं उसको लेकर के उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मार्क्स अपनी पूरी विश्लेषण में उन्होंने केवल आर्थिक तत्वों को महत्व दिया है। समाज में बदलाव केवल आर्थिक कारकों की वजह से नहीं होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के बहुत से अन्य कारक भी होते हैं, जैसे जनसंख्यात्मक कारक होते हैं, जैसे सांस्कृतिक कारक होते हैं, जैसे राजनैतिक कारक होते हैं, जैसे धार्मिक कारक होते हैं। तो केवल आर्थिक कारकों को ही सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण बताना उचित नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानना है। ख़ास तौर से मैक्स वेबर और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो कार्ल मार्क्स की इस आधार पर बहुत आलोचना करते हैं। मैक्स वेबर ने एक अपना जो व्यू सामने रखा था जिसमें उन्होंने ये बताया था अपने सैद्धांतिक अध्ययन के द्वारा कि धार्मिक विचारधारा वास्तव में यह निर्धारित करती है कि किसी समाज की अर्थव्यवस्था क्या होगी। मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट आचार संहिता और पूंजीवाद का सार नामक जो सिद्धांत है वह तो यह सिद्ध करता है कि धार्मिक विचारधारा यह तय करती है कि आर्थिक संरचना किस प्रकार की होगी। तो यह कार्ल मार्क्स के विचारों के बिल्कुल उलट एक विचार है और इसलिए जो आलोचक हैं वो कार्ल मार्क्स के इस आर्थिक निर्धारणवाद को लेकर के उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं और यह उस आर्थिक निर्धारणवाद को मार्क्स की सबसे बड़ी कमी भी बताते हैं। लेकिन मार्क्स इस आलोचना का इस तरह से जवाब देते हैं कि यद्यपि सामाजिक परिवर्तन के और भी कारक हो सकते हैं, कई और फैक्टर्स भी हैं जो सामाजिक परिवर्तन में योगदान देते होंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और डोमिनेंट फैक्टर है, वह कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक ही है। और अपनी इस बात पर मार्क्स अडिग रहते हैं और यह कहते हैं कि यद्यपि सामाजिक बदलाव कई कारकों के प्रभाव से हो सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डोमिनेंट, सबसे अधिक जिसका निर्णायक जो फैक्टर होता है, कारक होता है, वह आर्थिक कारक ही होता है। इसके बाद जो दूसरी आलोचना मार्क्स की होती है वह है इंसिस्टेंस ऑन ओनली टू क्लासेस। फिर से मैक्स वेबर और उनके आलोचक ये कहते हैं कि मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में केवल दो ही वर्गों की बात की है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा शोषक वर्ग, श्रमिक वर्ग। लेकिन वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर भी इन दोनों वर्गों के अलावा भी बहुत सारे और वर्ग होते हैं जिनका समाज में महत्व होता है और मार्क्स ने उनकी पूरी तरह से आलोचना की है। जैसे मैक्स वेबर ने कई और वर्गों की बात की है। उनका मानना है कि कई लघु उद्योगपति होते हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटे छोटे उद्यमी होते हैं जिनकी अपनी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। वह बड़े पूंजीपति नहीं होते, लेकिन छोटी छोटी यूनिट्स के मालिक होते हैं और उनका भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी तरह से जो प्रशिक्षित और उच्च शिक्षित वर्ग होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सब भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और
इनके पास इनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, राज्य को इनकी एक्सपर्टीज़ की, इनकी नॉलेज की, इनके ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इसलिए उनको अच्छी सैलरीज़ मिलती हैं, उनको अच्छे वेतन मिलते हैं, और समाज में उनका उच्च स्थान होता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में ये 2 ही वर्ग होते हैं, बल्कि समाज में इन 2 वर्गों के अलावा भी अन्य वर्ग होते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इन मध्यवर्ती वर्गों की उपेक्षा की है, उनको अनदेखा किया है, और इसलिए ये मार्क्स के सिद्धांत की बड़ी कमी है। लेकिन इस आलोचना का जवाब मार्क्स इस प्रकार से देते हैं कि यद्यपि समाज में और भी वर्ग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है, ये जो बीच के वर्ग होते हैं, जिसमें छोटे उद्योगपति, छोटे उद्यमी, छोटे लघु उद्योगों के मालिक, ये प्रतिस्पर्धा में बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने नहीं टिक पाते हैं, और वो धीरे धीरे करके श्रमिकों की रैंक्स में शामिल हो जाते हैं। तो बीच के वर्ग, वो कहते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है, जो बीच के वर्ग हैं या तो पूंजीपति वर्ग में या श्रमिक वर्ग में मिल जाते हैं, और जो निर्णायक संघर्ष होता है वह 2 वर्गों के बीच में होता है। समाज 2 वर्गों में ध्रुवीकृत हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, और इस तरह से वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन और संघर्ष की दृष्टि से समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। फिर उनकी अगली आलोचना उनके अनरियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ को लेकर के है। अर्थात मार्क्स ने जो स्थिति श्रमिक की बताई है पूंजीवादी व्यवस्था में, जो दयनीय स्थिति बताई है, वो वास्तव में सत्यता से परे है, और जिस तरह की स्थिति का वो वर्णन करते हैं, वास्तव में पूंजीवादी समाजों में श्रमिकों की स्थिति ऐसी कभी नहीं रही। मार्क्स ने श्रमिकों में अलगाव की बात की है, मार्क्स ने श्रमिकों में अति निर्धनता की बात की है, और मार्क्स ने श्रमिकों के भीतर एक तरह के जीवन के प्रति और समुदाय के प्रति और स्वयं के प्रति एक उदासीनता की बात कही है। लेकिन जो उनके आलोचक हैं, और वास्तव में जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं, स्पेशली जो नए थिंकर्स हैं, जो नए विचारक हैं, उनका ये मानना है कि मार्क्स की ये बात बिल्कुल ठीक प्रतीत नहीं होती। विशेष रूप से आधुनिक समाज व्यवस्थाओं को जब हम देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, और श्रमिकों की स्थितियों में सुधार हुआ है। श्रमिक यूनियंस बने हैं जो श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हैं, राज्य भी श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हैं, और उनके लिए तमाम तरह की नीतियाँ और कानून बनाए गए हैं। पूंजीपति भी श्रमिकों को मैनेजमेंट में, उनके संगठन के, उनकी यूनियन के प्रतिनिधियों को प्रबंधन में जगह देते हैं, और उनके भी जो उनका भी जो विचार है, या उनके भी जो सुझाव हैं, उनको गौर किया जाता है जब कभी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह से यह कहना कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का केवल शोषण होता है, श्रमिकों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है शोषण होने के अलावा, तो ये कुछ बातें ठीक प्रतीत नहीं होती। श्रमिक अपना विरोध दर्ज कराते हैं, तालाबंदी करते हैं, हड़ताल करते हैं, और इस तरह से वो भी एक तरह का प्रेशर ग्रुप होते हैं, एक दबाव समूह होते हैं, और अपनी जो स्थितियां हैं उसको बेहतर बनाने के लिए पूंजीपतियों पर दबाव बनाते हैं। तो इस तरह से जिस तरह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों और श्रमिकों का किया है, वह वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। इस बात को लेकर के भी कार्ल मार्क्स की आलोचना होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी हैं, कार्ल मार्क्स को जो मानने वाले हैं, उनका ये मानना है कि जो पूंजीवाद है उसके दुष्परिणाम दुनिया भर में दिखाई देने लगे हैं। पूंजीवाद ने आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा दिया है, पूंजीवाद ने अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाया है, और दुनिया भर में भी अगर हम देखें तो विकसित और अविकसित देशों के बीच में जिस तरह की का तनाव और जिस तरह की विषमताएं हम देख रहे हैं, और जिस तरह के आर्थिक दबाव हम देख रहे हैं, जिसके ज़रिए से कई बार जो विकसित राष्ट्र हैं वो अविकसित राष्ट्रों की संप्रभुता पर भी
अपना दबाव बनाते हैं और उनकी आर्थिक नीतियों को अपने अनुसार परिवर्तित करते हैं, तो ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं वो कहते हैं उसी तरफ इशारा करती हैं कि अगर पूंजीवाद उसी तरह से अपनी गति से आगे बढ़ता गया, विकसित होता गया, तो बहुत संभव है कि जिस तरह की भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स ने की थी वह स्थितियां भी पैदा हो जाएं। बहुत से विकसित और विकासशील देशों में पूंजीपतियों और राज्य के बीच का एक नेक्सस स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, और ऐसा लगने लगा है कि पूंजीपतियों के दबाव में नीतियां बनाई जाती हैं या पूंजीपतियों के दबाव में कानून बनाए जाते हैं, और इस प्रकार से जो श्रमिक हैं उनके हितों पर कुठाराघात किया जाता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस आधार पर हम मार्क्स को खारिज नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि अगर पूंजीवाद इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो एक समय ऐसा आएगा जब जिस तरह की परिस्थितियों का वर्णन कार्ल मार्क्स कर रहे हैं हम उन परिस्थितियों तक पहुंच जाएं। उसके बाद एक और आलोचना जो कार्ल मार्क्स को लेकर के होती है वह यह है कि द डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मार्क्स ने जब अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने यह कहा था कि पूंजीवाद जो है वह अपने आंतरिक विरोधाभासों के कारण एक दिन एक रक्त रंजित जो श्रमिक क्रांति होगी उसके बाद वह नष्ट हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद श्रमिकों की तानाशाही होगी, फिर समाजवादी समाज की स्थापना होगी, और समाजवादी समाज का ही एक विकसित स्वरूप होगा आधुनिक साम्यवादी व्यवस्था। तो मार्क्स ने तो पूंजीवाद के पतन के बाद एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वास्तविक जब ऐतिहासिक तथ्यों को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जहाँ कहीं भी साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई, चाहे वह सोवियत यूनियन हो, चाहे वह ईस्ट यूरोप के बहुत सारे देश हों, जहाँ कहीं भी साम्यवादी व्यवस्थाएं समाप्त हुई वहाँ वे धीरे धीरे समाप्त हो गई, उनका पतन हो गया। तो मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की थी कि साम्यवाद का प्रसार होगा, पूंजीवाद का नाश होगा, वैसा नहीं हुआ, और हम ये देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में साम्यवाद का पतन हो रहा है। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स की जो भविष्यवाणी है वो गलत सिद्ध होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके संदर्भ में कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी हैं उनका ये मानना है कि जो भी साम्यवादी व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ भी स्थापित हुई वे श्रमिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप नहीं हुई, और ना ही ऐसे देशों में साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई जहाँ पर पूंजीवाद था, और जहाँ कहीं भी साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर जो ये दावा करती थी कि वे साम्यवादी व्यवस्थाएं कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं, वास्तव में उन देशों में साम्यवाद जिस रूप में कार्ल मार्क्स लाना चाहते थे वैसा नहीं था। वह भी एक तरह का तानाशाही, एक टोटलिटेरियन व्यवस्था हो गई थी जिसमें लोग घुटन महसूस करने लगे थे, और इस कारण जिस तरह की प्रजातांत्रिक और साम्यवादी व्यवस्था की बात कार्ल मार्क्स कह रहे थे उस तरह के साम्यवादी व्यवस्थाएं चूँकि स्थापित नहीं हुई थी, इसलिए उनका पतन होना अवश्यंभावी था। और इसलिए कार्ल मार्क्स के अनुयायी ये मानते हैं कि कार्ल मार्क्स को इस समय खारिज नहीं किया जा सकता, और इस आधार पर कि कई देशों में साम्यवादी व्यवस्थाओं का पतन हो गया जो मार्क्स के विचारों के अनुरूप बनने का दावा करती थी, लेकिन वास्तव में वे मार्क्स के साम्यवादी विचारों के अनुरूप नहीं थी, इसीलिए उनका पतन हुआ है। इसलिए उनका यह मानना है कि इस आधार पर हम मार्क्सवादी विचार को खारिज नहीं कर सकते हैं। फिर अगली जो आलोचना है वह यह है कि द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मार्क्स के जो आलोचक हैं वे कहते हैं कि एक और साम्यवादी व्यवस्थाएं नष्ट हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, डिक्लाइन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पूंजीवाद है उसका अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है, और पूंजीवाद पूरी दुनिया में फैल रहा है, यूरोप से वह अमेरिका में पहुंचा है, और उसके अलावा दुनिया भर के देशों में पूंजीवाद का असर अब हम देख रहे हैं। बहुत सी बंद अर्थव्यवस्थाएं भी अब खुली बाजार व्यवस्था की तरफ बढ़ रही हैं।
तो जो वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य हैं वो ये बता रहे हैं कि पूंजीवाद का प्रसार हो रहा है, पूंजीवाद का विकास हो रहा है और पूंजीवाद का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा। नई पूंजीवादी व्यवस्थाओं में श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है, उनके हित में भी कानून बनाए जा रहे हैं, उनके लिए भी कई सामाजिक सुरक्षा के पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, नीतियाँ लाई जा रही हैं और इस कारण पूंजीवाद का जो प्रसार है वो दुनिया भर में हो रहा है और श्रमिकों की ओर से इस व्यवस्था के विरुद्ध कोई किसी तरह की क्रांति होती फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए मार्क्स का जो भविष्यवाणी थी, उनका जो प्रिडिक्शन था कि पूंजीवाद का नाश हो जाएगा और श्रमिक इस व्यवस्था से परेशान होकर के एक बहुत ही आक्रोशित होकर के एक संगठित हो जाएंगे इस व्यवस्था के विरुद्ध और अपना निर्णायक संघर्ष करके इस पूंजीवादी व्यवस्था का नाश कर देंगे, तो उस तरह की परिस्थितियां फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत से पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं जो इस तरह की आलोचना कार्ल मार्क्स की करते हैं। लेकिन जो मार्क्स के अनुयायी हैं या जो मार्क्सवादी हैं वो ये मानते हैं कि पूंजीवाद अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है और जब वह अपने चरम पर पहुंचेगा तब हमें उसकी जो दुष्परिणाम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। अभी भी हम उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या उसके कुछ दुष्परिणामों को दुनिया भर के देशों में देख रहे हैं। जिस तरह की आर्थिक विषमताएं हम विकासशील देशों में देख रहे हैं, जिस तरह से हम कुछ विकसित राष्ट्रों का एक वर्चस्व दुनिया भर के अन्य देशों पर देख रहे हैं, किस तरह से दुनिया भर की जो आर्थिक संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं, वो किस तरह से विकासशील देशों पर दबाव बना करके अपने अनुरूप नीतियां बनवा रही हैं। उन सब से ऐसा लगता है जिस तरह से आतंकवाद का हम देख रहे हैं दुनिया भर के देशों में फैल रहा है, जिस तरह से हम नक्सलवाद का भी असर देख रहे हैं, उन सब से ये लगता है कि पूंजीवाद अभी अपने पूर्ण विकसित चरण पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो समाजों में दिख रहे हैं। आर्थिक विषमताएं हमें दिख रही हैं और इन सब के एक तरह का जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है वो हमें दिखाई दे रहा है और इसलिए वह कहते हैं कि कहीं न कहीं इन सब का परिणाम ऐसा आएगा भविष्य में जब पूंजीवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष प्रारंभ होगा और पूंजीवाद के विरुद्ध आक्रोश का परिणाम ये होगा कि मार्क्स ने जिस प्रकार भविष्यवाणी की थी पूंजीवाद का भी नाश होगा। तो इस तरह से एक और आलोचक मार्क्स की विभिन्न तथ्यों को, ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर आलोचना करते हैं, वहीं मार्क्स के जो मानने वाले हैं, मार्क्स के जो अनुयायी हैं, वो अपने तर्कों से इन आलोचनाओं का जवाब देते हैं। अंत में जो एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित जो आलोचना है कार्ल मार्क्स की वह यह है कि वे एक यूटोपियन थिंकर हैं, वो एक काल्पनिक चिंतक हैं जो एक आदर्श लोक की बात करते हैं। वे एक ऐसी समाज की बात करते हैं जिसमें पूर्ण साम्य होगा, एक ऐसे समाज की बात करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर उत्पादन के संगठन में अपना योगदान देंगे और सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। एक ऐसा समाज जिसमें कोई निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं होगी, एक ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार का वर्ग विभाजन नहीं होगा, एक ऐसा समाज जो शोषण विहीन होगा, एक ऐसा समाज जो राज्य विहीन होगा। तो मार्क्स की जो यह आदर्श समाज की कल्पना है, एक आदर्श साम्यवादी समाज की कल्पना है, उसको अधिकांश उनके जो आलोचक हैं वो यथार्थवादी नहीं मानते हैं और ये मानते हैं कि यह एक बहुत ही काल्पनिक विचारधारा है जो वास्तविकता के धरातल पर खरी नहीं उतरती और इसलिए इस सिद्धांत को हम व्यावहारिक नहीं मान सकते, यथार्थवादी नहीं मान सकते और वास्तविक नहीं मान सकते।
लेकिन जो मार्क्स के मानने वाले हैं उनका ये कहना है कि मार्क्स ने जो प्रस्तावनाएं सामने रखी, जो उन्होंने पूंजीवाद की जो मौलिक प्रकृति है जिसको जिस प्रकार से समझाया, जिस तरह से उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म की या जिसे पूंजीपति और राज्य के बीच के गठजोड़ की बात जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने कही है, और मार्क्स ने जिस प्रकार ये बताया है कि कैसे पूंजीवाद आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है और वह समाज में शोषण पैदा करता है, उसके विरुद्ध एक चेतना उन्होंने जागृत की है, उसके विरुद्ध उन्होंने समाज को जागृत किया है और उन्होंने एक दिशा दी है वास्तव में कि एक समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उसका आदर्श क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से यथार्थ में ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता जिसमें पूर्ण साम्य हो, लेकिन मार्क्स यह कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जहां आर्थिक विषमताएं कम से कम हो, जहां निजी संपत्तियां कम से कम हो, जहां जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हों, उनका असमान वितरण ना हो, उनका वितरण इस तरह से हो कि सभी व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हों, और एक ऐसा समाज हो जिसमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह सभी लोगों को उपलब्ध हों। इस दिशा में समाज को आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने सिद्धांत में एक आदर्श समाज की बात की हो, लेकिन व्यवहार में जो समाज है उनको उसी आदर्श की तरफ बढ़ना चाहिए, और यह बात वास्तव में कार्ल मार्क्स कहना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि अगर हर समाज केवल पूंजीवाद की दिशा में आगे बढ़ेगा तो वह खतरनाक स्थिति होगी, वह बहुत ही विकट स्थिति होगी, और उस स्थिति से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारे सामने उन्होंने साम्यवाद का एक आदर्श रखा है, और इस दृष्टि से, इस परिप्रेक्ष्य से हमें कार्ल मार्क्स को समझना होगा, और उस दृष्टि से मार्क्स का ये जो सिद्धांत है वह एक व्यावहारिक सिद्धांत है, एक प्रैक्टिकल सिद्धांत है, ऐसा मार्क्स के अनुयायियों का मानना है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स का जो सैद्धांतिक कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्र को, उसके बारे में हमने विस्तृत विवेचना की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह विवेचना उपयोगी लगी होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।